Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। आज की वीडियो में हम करेंगे 10th ऑफ जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। गाइस वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको लिंक को ओपन करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप पे सीधे हमारे चले जाएंगे और वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं। ज्वाइन करें, उस टेलीग्राम ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके क्वेश्चन के अलावा उस जो टॉपिक है उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से बढ़ाकर आपको रोज़ 15 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। 2-3 दिन में वो चीज़ भी हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या क्या हैं आज। एंड जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु बिकेम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जी आकाश इनका नाम है, जो कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं। और ये जो इन्हें खिताब दिया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ परिषद के द्वारा इन्हें खिताब दिया गया है। जो जी आकाश हैं ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्या पता ये पूछ लिया जाए कि भाई जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश वो कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो दो और पर्सन हैं जिनका मैं आपको नाम बता रही हूँ, एक का नाम है एम गणेश और एक ये भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और दूसरा है गोवा के अमैया ऑडी। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं इनका, ये गोवा के रहने वाले हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ मास्टर का खिताब भी दिया गया है। तो जी आकाश जो बने हैं ये तो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, और एम गणेश और अमैया ऑडी इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ मास्टर का जो है वो खिताब दिया गया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी जी आकाश के बारे में बात करें, इन्होंने 2012 में, ठीक है कब की बात है, 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था, और उसके बाद इन्होंने IIM का खिताब भी अपने नाम जो है वो किया था। बेसिकली देखिए इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी थी, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने ब्रेक लिया था और उसके बाद ये चेस यानी शतरंज में इन्होंने जो है वो अपना पूरा करियर जो है वो आप कह लीजिए पूरा करियर उन्होंने अपना चेस में आगे जो है वो बढ़ाया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है भाई एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी देखिए जितनी जो चेस वाले जो कंपटीशन हो रहे हैं ना ये सब ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते कोई प्रतियोगिता इस तरीके से नहीं कराई जा सकती। तो जो चेस की जितने भी आप कह लीजिए कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ये सभी के सभी ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है जी आकाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे से पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? मतलब आपको उस तितली का नाम बताना है जिसको सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। उस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड बिग। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो गोल्डन बर्ड बिग है ये तितली कहाँ पे देखी गई या कहाँ पे पाई गई ये भी ध्यान रखना है। तो ये पाई गई है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भाई तितली जो है वो जिसको सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है कौन से राज्य में पाई गई या कौन से जिले में पाई गई है। तो ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, वहाँ पे ये जो तितली है इसको सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा दिया गया है। इसको हिमाचली तितली के नाम से भी जाना जाता है। इस तितली के जो पंख हैं वो 194 मिलीमीटर चौड़े हैं, और जबकि अगर हम बात करें जो दक्षिणी बर्ड बिंग थी उसके पंख जो थे वो 190 मिलीमीटर चौड़े थे। तो भाई उससे भी बड़े हैं, ये तो 194 हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ी तितली का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। क्लियर है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गोल्डन बर्ड बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पे चलें आगे, थर्ड क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, सो थोड़ा सा ध्यान से सुने। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च किया है। विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च प्रोविडेंट सेविंग अकाउंट सर्विस। तो किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो भविष्य बचत खाता है ये 10 से लेके 18 वर्ष के आयु के जो नाबालिग हैं उनके लिए ये जो है खाता जो है वो खोला गया है। मतलब जो सेवा है ये 10 से लेके 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सेवा को लॉन्च किया गया है। अब वो क्या कर सकते हैं? इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे छात्रवृत्ति होती है, जो सब्सिडी मिलती है, उसके लिए जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। इसके द्वारा 2021 के अंत तक लगभग ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है कि भाई 1 लाख भविष्य बचत खाता जो है वो खोल दिए जाएंगे लगभग 2020-21 के अंत तक। जो फिनो पेमेंट बैंक है ये जो इसने बचत खाता योजना शुरू की है ये अभी जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। मतलब 3 राज्यों में जो है वो इसको पहले स्टार्ट किया जाएगा। सो 3 राज्यों के नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई जो भविष्य बचत खाता है उसको कितने राज्यों में जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट हो गया हमारा यूपी, सेकंड हो गया बिहार और थर्ड जो हो गया वो हो गया मध्य प्रदेश। सो क्लियर हो गया। अब ये योजना है क्या? अब ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये काम क्या करते हैं, थोड़ा बस इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो पेमेंट्स बैंक जो है वो आरबीआई के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर करना। जो पेमेंट बैंक है आरबीआई ने 24 नवंबर 2014 को, ठीक है, जो पेमेंट्स बैंक थे इनकी स्थापना करी थी। जो पेमेंट बैंक है ये भी जैसे सामान्य बैंक होते हैं ना वैसे ही काम करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इनके प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि पेमेंट बैंक में आप अपना खाता खोल सकते हो लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप इसमें अपने पैसे जमा कर सकते हो और जो पैसे हैं निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब ये पेमेंट बैंक क्यों बनाए गए थे भाई, बाकी बैंकों से अलग क्यों हैं ये पेमेंट बैंक? थोड़े से ज़रूरत क्यों पड़ी पेमेंट बैंक्स को खोलने की? तो देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में अभी अगर देखें तो 60% लोग भी अभी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें रहते हैं तो वो लोगों को अभी प्रॉब्लम है, वो लोग अभी बैंकिंग से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको अभी बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है। क्योंकि आजकल तो इतनी सेवाएं भारतीय सरकार के द्वारा शुरू की जा रही हैं बैंकों से रिलेटेड, तो उनके बारे में उन्हें पता नहीं है और वो धीरे धीरे अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको अभी बैंकिंग क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, जो उनसे जुड़े नहीं हैं, उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पेमेंट बैंक को स्थापित करना शुरू किया था। तो ये पेमेंट बैंक काम तो नॉर्मल बैंक की तरह ही करते हैं, बट इसमें थोड़े से रूल्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें, मैंने अभी बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, आप अपने इसमें खाता खोल सकते हो लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा इसमें नहीं होती। इसके अलावा आप इसमें पैसे तो जमा कर सकते हो लेकिन एक लिमिट होती है कि आप इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ही राशि जो है वो जमा कर सकते हो। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक होते हैं जितने भी, जैसे चाहे पेटीएम हो, एयरटेल हो, फिनो हो, कोई सा भी पेमेंट बैंक हो, ये सबकी बात हो रही है, तो पेमेंट बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हो, उधार सेवा जो है वो पेमेंट बैंक नहीं देता है। ठीक है, पेमेंट बैंक में आप अपने बचत और चालू दोनों, यानी जो आपका सेविंग और करंट अकाउंट है वो दोनों आप इसमें ओपन कर सकते हो। तो और भी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो नॉर्मल बैंक्स की तरह ही पेमेंट बैंक भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है यहाँ पर आप कह लीजिए थोड़ी सी सर्विसेज इसमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है पेमेंट बैंक में। ठीक है, तो क्लियर है, पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई पेमेंट बैंक क्यों बनाए गए थे, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, फिनो पेमेंट बैंक। आगे चलते हैं फटाफट से। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें पूछा है इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बने हैं? हु बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम। सो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अब जो है वो बदल गए हैं। जो रॉक है इसका आंसर है द रॉक। रॉक आपने देखा भी होगा
जो ये पर्सन है, इन्होंने जो है ये जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी जो है वो अब ये बन गए हैं। ये प्रसिद्ध रेसलर भी हैं और ये हॉलीवुड के एक्टर भी हैं। इसके पहले जो थी वो काइली जेनर थी, लेकिन काइली जेनर को रॉक ने जो है वो पीछे पछाड़ दिया है और ये आगे निकल गए हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी के तौर पर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कभी काइली जेनर लगा के आ जाओ, क्योंकि 2020 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, रॉक वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट रीवा सोलर प्लांट? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है वो इसका जो सबसे बड़ा आप कह लीजिए सोलर प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इस सोलर प्लांट में करीब 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब इसके अलावा इसके बारे में थोड़ी सी एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे इस सोलर प्लांट में जितनी भी बिजली उत्पादित की जाएगी उसका 24% होगा बिजली का, वो दिल्ली मेट्रो को बेचा जाएगा। ठीक है, जितनी भी बिजली यहाँ से बनेगी उसकी 24% बेचा जाएगा दिल्ली मेट्रो को, और ये बेचा जाएगा 2.97 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो ये बन सकता है भाई क्वेश्चन कि भाई जो रीवा सोलर प्लांट है उसका कितना परसेंट पार्ट या कितनी परसेंट ऊर्जा जो है वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। 24% जो है वो दी जाएगी। जो ये सोलर प्लांट बन रहा है मध्य प्रदेश में बन रहा है, मध्य प्रदेश का एक रीवा जिला है, वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर ये जो है वो स्थापित किया जाएगा और लगभग 1590 एकड़ में जो है वो इस सोलर प्लांट को स्थापित किया जाएगा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। यहाँ से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। लालजी टंडन अभी स्वास्थ्य खराब होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पर कौन काम कर रही है, आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। सो क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, सिक्स क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो कंप्लीट देखना वीडियो। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, किस कंपनी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? विच कंपनी टाइड अप विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू द यूथ? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने देश की जो युवा वर्ग पीढ़ी है उसको डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, क्योंकि आजकल तो सारी चीज़ें जो है वो देखिए आप देखेंगे सारी डिजिटल होती जा रही हैं, तो डिजिटल स्किल्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है यूथ में। तो उसी को डेवलप करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ जो है वो समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करेगा, जो कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों के लिए जो है वो ये एग्रीमेंट जो टाइड अप हुआ है कंपनी के साथ, ये अगले 12 महीने यानी 1 साल के लिए हुआ है। इसमें जो काफ़ी सारे स्किल प्रोग्राम्स हैं वो कराए जाएंगे और जितने भी यूथ हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी इसमें आप कह लीजिए इसमें भाग लेगा, उन सभी को डिजिटल स्किल्स जो है वो उन सभी को डिजिटल स्किल्स के बारे में जो है वो बताया जाएगा और इसके लिए ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट आई होप सो सुना ही होगा सभी ने। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड में है। रेडमंड एक जगह है जो यूएसए में है, वहाँ जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक यानी इसके जो फाउंडर थे वो 2 इंसानों ने इसे शुरू किया था कंपनी को। फर्स्ट इज़ बिल गेट्स,
जिनका नाम पता ही होगा, एंड सेकंड का नाम क्या है, पॉल एलन। इन दोनों ने ही मिलके जो है वो इस कंपनी को शुरू किया था। ये इसके क्या है, फाउंडर है यानी संस्थापक है। इसके अलावा अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए ये किस है, ठीक है, किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ओला हैज़ पार्टनर्ड विद विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स ऑप्शंस टू द कस्टमर्स। सो आंसर है इसका फ़ोन पे। ओला ने जो है वो फ़ोनपे के साथ अभी साझेदारी की है। जितने भी ओला के कस्टमर्स होंगे वो अपना जो पेमेंट होगा वो डिजिटली कर सकते हैं फ़ोनपे के थ्रू, क्योंकि इस फ़ोनपे के साथ जो है वो साझेदारी की है ओला ने। ठीक है, और इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा पेमेंट करना। और ये जो कोविड-19 महामारी है इसके बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ओला ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका नाम है राइड सेफ इंडिया। इस कार्यक्रम को भी जो है वो शुरू किया गया है डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, कि आप डिजिटल भुगतान करें, जो आप कैश पेमेंट करते हैं उससे बचें कोरोना काल के समय। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पूछ ले सकते हैं भाई ओला ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। तो कार्यक्रम का नाम है राइड सेफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप अपना पेमेंट जो है वो फ़ोनपे के वॉलेट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे दो टर्म है, एक तो फ़ोनपे और एक ओला, दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले ओला की अगर बात करें तो ये इंडियन राइड शेयर कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। स्थापना जो थी इसकी मुंबई में हुई थी, और जो जो इसके संस्थापक हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी कंपनी की, उनका नाम है भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। इन दोनों ने मिलकर जो है वो ओला कंपनी की शुरुआत की थी। अगर बात करें ओला कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी स्थापना मुंबई से हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु में है फ़ोनपे का। और फ़ोनपे के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है समीर निगम। ठीक है, तो ये दोनों कंपनियों के बारे में चीज़ें ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम किसके नाम पर जो है रखा जाएगा। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो भवन है उसका नाम रखा जाएगा। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनका नाम जो है वो रखा जाएगा। तो भाई ये जयंती भी ध्यान रख लेना, क्या पता क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सी जयंती के अवसर पर जो है वो ये नाम रखा जा रहा है। तो 119वीं जयंती के अवसर पर ये जो नाम है वो रखा जा रहा है। सो क्लियर हो गया, आंसर है 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन आता है, भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 34वां स्थान जो है वो हासिल किया है। जितने भी दुनिया भर में जो संपत्ति के बाज़ार हैं उसमें अगर बात करें, जो एक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स होती है उसके सूचकांक में भारत का 34th नंबर है। इसमें जो टोटल अगर बात करें जो भाग लिया था ये 99 देशों ने और 163 शहरों ने जो है वो संस्करण में भाग लिया था। ये 11वां संस्करण हुआ था। ठीक है, तो भाई ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला संस्करण था ये, तो ये 11वां संस्करण था ग्रीटी का, जिसमें 163 तो शहर शामिल थे और 99 देश शामिल थे। सो क्लियर हो गया। अगर बात करें जो ग्रीटी है, ग्रीटी मतलब ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब से इसकी स्टार्टिंग होनी शुरू हुई, तो इसकी शुरुआत होनी शुरू हुई थी 1999 से। क्लियर, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन आता है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े
टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर इनॉग्रेटेड? सो आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में जो है वो इसका जो उद्घाटन है वो मुंबई में किया जाएगा। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। ये जो योटा NM1 डाटा सेंटर है, ये डाटा सेंटर एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम योटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे योटा नाम दिया गया है। जो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इस डाटा सेंटर में लगभग 7200 जो है वो रैक होंगी और 50 मेगावाट की बिजली के साथ ये बैकअप जो है वो हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा जो NM1, यहाँ पे एक नाम आया ना NM1 जो है डेटा सेंटर को अमेरिका की तरफ से फॉल्ट टॉलरेंट का टैग भी दिया गया है। ये फॉल्ट टॉलरेंट का टैग इसे हासिल हुआ है। इस टैग के साथ कंपनी क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम का भरोसा दिला सकती है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मुंबई में किया गया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, ठीक है। सो क्लियर, आंसर हमारा ऑप्शन हो गया सी। सो आज के क्वेश्चंस तो सारे हो गए फिनिश एंड आज का प्रश्न देखते हैं। सो ये होमवर्क प्रश्न है जो हमारा है, किस देश ने अपने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वियतनाम, ब्रिटेन, जापान या फिर इजराइल? सो आंसर ज़रूर करें इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में सांप की नई प्रजाति लाल कोरल कुकरी सांप देखा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में जो है वो इस नई प्रजाति को देखा गया है। फिर से लगभग 80 से 90 साल पहले जो है वो इस सांप की प्रजाति को देखा गया था और उसके बाद अब देखा गया है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, दुधवा नेशनल पार्क भी ध्यान रखना। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। सो गाइस वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें आप सभी के साथ एंड जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयर।